21 मई भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के ऊपर कला व संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार एवं राजस्थान राज्य अभिलेखागार ने एक व्याख्यान माला श्रृंखला का ऑनलाइन श्रृंखला का शुभारंभ किया है। पहली व्याख्यान माला में पहला जो लेक्चर है, पहला व्याख्यान है, वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर राकेश बटबियाल जी का है। वो राजीव गांधी और प्रजातंत्र के ऊपर अपना व्याख्यान देंगे। लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कला और संस्कृति विभाग ने बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम। अपनी प्रमुख शासन सचिव कला व संस्कृति श्रेया गुहा मैडम के नेतृत्व में ये जो श्रृंखला व्याख्यान वाला श्रृंखला है, ये हर माह या 15-20 दिन से एक ऑनलाइन इतिहास के, कला व संस्कृति के विशेषज्ञों का ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन व्याख्यान आम जनता के लिए, इतिहास के लिए, वो कला व संस्कृति को जानने पहचानने वाले लोगों के लिए आयोजित कर रहा है। निश्चित रूप से लॉकडाउन में लोगों को घर बैठे ऐसे लोगों के व्याख्यान सुनने को मिलेंगे, लाइव सुनने को मिलेंगे। निश्चित रूप से उनको इसका लाभ होगा। राजस्थान की कला व संस्कृति को जानने का, राजस्थान के इतिहास को जानने का, देश के इतिहास को जानने का लोगों को मौका मिलेगा। शोधार्थी लाइव रूबरू हो सकेंगे उन सभी शख्सियतों से, उन सभी सशक्त हस्ताक्षरों से जिनके बारे में वो अक्सर टीवी या समाचार पत्रों में सुनते रहते हैं। मैं प्रोफेसर राकेश बटबियाल जी से निवेदन करूंगा कि वो भारतीय प्रजातंत्र और राजीव गांधी के ऊपर अपना व्याख्यान देवें। प्रोफेसर बटबियाल जी के बारे में मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। आपने MA, MPhil और PhD मॉडर्न इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की है। आपने कई बुकों का संपादन किया है, कई बुकों के आप लेखक रहे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं JNU द मेकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, हापर कॉलिंस, दिल्ली, न्यूयॉर्क 2014, द पेंगुइन बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पीचेज, कम्युनिकेशन इन बंगाल फ्रॉम famine to Nokhali, Nehru the homemaker, the imperial embers and the innovation of coal, Congress and the communal challenge। आपको कई जापान, रोमानिया और कई देशों की सरकारें आपको सम्मानित कर चुकी है। देश और विदेश में आपके मॉडर्न इंडिया के ऊपर कई व्याख्यान भी आमंत्रित इनको किया गया है। वर्तमान में कला व संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार में ये सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और भारतीय हिस्ट्री कांग्रेस, जिसका कि इस बार राजस्थान राज्य अभिलेखागार वो कला व संस्कृति विभाग होस्ट बने हैं, उसका दिसंबर में आयोजन होना है जयपुर में। वो भी आपके मार्गदर्शन, आपकी सलाह से आयोजित किया जाएगा। प्रोफेसर राकेश बटबियाल जी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस व्याख्यान में आप सबका आमंत्रण है। आज जब पूरा समाज, पूरा देश एवं पूरा विश्व एक विषम समस्या से गुजर रहा है, उस वक्त प्रजातंत्र की बात करना और ख़ासकर राजीव गांधी और उनके प्रजातंत्र के विषय में बात करना एक निश्चित रूप से कठिन विषय है। और इस विषय पर मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं राजस्थान कला संस्कृति एवं राजस्थान आर्काइव्स का खासतौर पर विशेष रूप से आभारी हूँ। प्रजातंत्र के बारे में हमारी जो धारणाएं बनती हैं वो खासकर 3 तरह की होती हैं, 3 तरह से बनती हैं। एक तो जो हम परिभाषा गढ़ते हैं, गढ़ी हुई परिभाषाएं होती है हमारे पास प्रजातंत्र की, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रजातंत्र लोगों के लिए और लोगों के द्वारा एक शासन तंत्र है। और धीरे धीरे हम अपनी जो आसपास जो हम देखते हैं उसको हम उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा प्रजातंत्र उस माफिक है जैसे कि परिभाषा कहती है। दूसरी तरह से हम प्रजातंत्र के बारे में हम जितनी धारणाएं बनाते हैं वो आसपास को देख के कि आसपास के जो देश हैं, विश्व के दूसरे समाज हैं, वो किस तरह से शासित हो रहे हैं, उनके लोग किस तरह से जी रहे हैं, सत्ता और
समाज में क्या संबंध है, इस तरह से देख के हम एक धारणा बनाते हैं। हम पढ़े लिखे हों, नहीं हों, यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या नहीं जाते हैं, सामान्य नागरिक है, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, भाषाएँ बहुभाषाई हैं। हम हमारे आँख, कान, दिमाग इस तरह से जब दूसरे समाज के विषय में धारणाएँ बनाने लगती हैं, तब एक आकलन होता है कि हमारा समाज प्रजातांत्रिक है, नहीं है, या प्रजातंत्रिक क्या है, क्या नहीं है। जैसे कि अगर हम किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप का रोल देखते हैं, जैसे 80 के दशक में हम अफ्रीका में देखते थे, लैटिन अमेरिका में देखते थे, तब हम धारणा बनाते थे कि हमारा उस तरह का शासन तंत्र नहीं है, हमारे यहाँ एक मिलिट्री शासन नहीं कर रहा है। उसी तरह हम जैसे ईस्टर्न यूरोप में या चाइना में या रशिया में एक ज़माने में जब कम्युनिस्ट पार्टी का एक तंत्र था, तो हम देखते थे कि हमारे यहाँ एक तंत्र नहीं है, हमारे यहाँ बहुत तंत्र है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत तरह। उसी तरह एक वाली जो धारणा वाली पार्टियाँ या तंत्र जो समाज को चालित करती थी, हम देखते हैं हमारा वैसा नहीं है। तो इस तरह से एक जो समानांतर और समाजों में जिस तरह से हो रहा है, जैसे एक ज़माने में नेपाल एक कहते थे हिंदू राष्ट्र है, एकलौता हिंदू राष्ट्र, लेकिन नेपाल के लोगों ने उस हिंदू राष्ट्र की धारणा को ख़त्म करके खुद को सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया है। तो इस तरह से हम उस समय अपने आप को देखते थे, हम हिंदू राष्ट्र नहीं हैं, हम सेक्युलर्स एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो जब हम आसपास को देख कर एक धारणा बनाते हैं अपने तंत्र के बारे में, तो वो भी एक तरह से प्रजातंत्र की परिभाषा करने में हमें मदद करती है। एक तीसरी और वो महत्वपूर्ण धारणा जिसमें हम अपने तंत्र को, अपने समाज को समझने की अच्छी तरह से कोशिश करते हैं, वो है इतिहास में जाकर कि इतिहास में न केवल अपनी इतिहास बल्कि और समाजों का इतिहास, जिस तरह से विभिन्न समाज अपने आज के रूप में उभर के आया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ प्रजातंत्र आज ज़्यादातर राज्यों में, देशों में प्रजातंत्र एक तरह से आज का तंत्र है, और वो तंत्र आया कैसे, क्या वो मिलिट्री से निकला या एक राजतंत्र से निकला या फिर सामंतवाद से निकला, कैसे निकला, वो कैसे निकल कर आया है, और उस निकलने की जो एक धारा है, की जो धाराएं हैं, किस तरह से, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद से एक प्रजातंत्र के रूप में धीरे धीरे इस दौरान उन्होंने 4 संविधान बदले। 5 जो संविधान है फ्रांस का, वो 5वां रिपब्लिक कहलाता है। उसी तरह बहुत और राज्यों में संविधान बदले। रशिया में जैसे जब राजतंत्र ख़त्म होके जब कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता कायम की, उसके बाद 36 में संविधान बदला। उस संविधान में काफ़ी बदलाव आए हैं। आज जैसे रशिया का अपना संविधान है, उसी तरह से और बहुत सारे देशों में संविधान बदले। हमारे पास में जैसे श्रीलंका में 72 में वो डोमिनियन रिपब्लिक से रिपब्लिक बना। उसके बाद फिर 70s में, 70 के दशक में उसके संविधान बदला, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति के पास पावर चली गई। इस तरह से विभिन्न समाज ऐतिहासिक रूप से अपना स्वरूप बदलते, सत्ता का स्वरूप बदलते जा रहे हैं, शासन तंत्र का स्वरूप बदलते हैं। और जब हम ये समझते हैं, और इस समझने में हमें बहुत सारी चीज़ें मदद करती है, मीडिया मदद करती है। हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज के प्रोफेसर, टीचर, छात्र जो पढ़ते हैं स्कूलों में, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब जगह, वो इस चीज़ को समझने, उनकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन होती है, हिस्ट्री एसोसिएशंस होती है, सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहाँ इन्हीं तरह की बातें होती हैं, इन्हीं तरह के विषय। जब हम अपनी समाज को इन्हीं विषय के जो आदान प्रदान होते हैं, इन विचारों के आदान प्रदान के दौरान समझते हैं और अच्छा समझते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं, हमारी विशेषताएं क्या हैं, और इन्हीं 3 तरह की जो परिभाषा गढ़ने की जो पूरी जो विशद प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं के दौरान गुजर कर हम अपनी प्रजातंत्र को अच्छी तरह से समझते हैं। आज अगर हम देखें तो आज हमारा भारतीय प्रजातंत्र एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, जहाँ कुछ ऐतिहासिक जो जिस तरह से हम आज पहुँचे हैं, जहाँ हमारी संविधान जहाँ पहुँची थी, उस ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में एक तरह से खलल डाली जा रही है। उसी तरह हम जब दूसरे देशों को कैसे समझे, उस विषय को हमारी मीडिया, हमारे जो दूसरी जो तंत्र है, जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती है, यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम जैसे होने चाहिए, स्कूलों में जैसे लोगों को, बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, उसमें किस तरह से हम उनको
सही तरीके से समझा पा रहे हैं, सही तरह के विचार विमर्श हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, उसको मीडिया, उसको बुक्स, उसको पत्रिकाओं के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, या फिर लोग राजनीति जो राजनेता हैं या जो समाज में जो लोगों को समझाने का काम करते हैं, वो उसको जनता तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। जैसे एक बहुत ही अजीब सी धारणा है, हमारे आम लोगों में ये प्रचलित होती थी, पहले लोग कम थे लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं, कि अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो जाए तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाए। लेकिन कभी ये उन्हें बताने की कोशिश नहीं होती है कि अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप से सारी समस्याएं दूर हो जाती, अगर एक तंत्र से सारी चीज़ दूर हो जाती, तो क्या कारण है कि दुनिया के सारे मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाले राज्यों में, देशों में, समाजों में प्रजातंत्र के लिए लड़ाई पिछले 100 साल से चलती आ रही है। लोगों ने जान दी है, पूरा समाज उससे एक तरह से विचलित होता है। और हमेशा ही देखा जाए, बर्मा हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीका के कंट्रीज़ हो, मिडिल ईस्ट हो, जब जहाँ जाएं, सैनिक या एक तंत्र वाले सत्ता से दूर हो जाकर और उसको हटाकर प्रजातंत्र लाने की बलवती इच्छा लोग जाहिर करते हैं। तो क्या कारण है कि लोग बाहर में प्रजातंत्र लाने की कोशिश करते हैं? कुछ लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि प्रजातंत्र सारे दुखों की जड़ है। इस जो ये परिवेश है, ये जो विचारों का परिवेश है, उसमें राजीव गांधी का 1985 84-85 में भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में आगमन एक बड़ा ही सौभाग्यशाली वक्त रहा है। क्योंकि 85 में जब एक मैगज़ीन होती है, एक जर्नल होता है, एशियन सर्वे, जो हर 2 महीने 3 महीने हर साल एशिया के सारे देशों का एक मुआवना करती है अपने बहुत अच्छे विख्यात समाजशास्त्रियों के जरिए। तो 85 में एक विख्यात राजनीति शास्त्री इकबाल नारायण, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, उन्होंने लिखा कि 85 का साल राजीव गांधी का साल है और 85 का साल राजीव गांधी और प्रजातंत्र का साल है। इसलिए कारण क्यों इतनी अहम भूमिका दी गई राजीव गांधी और प्रजातंत्र को, आइए हम इस विषय पर 2-4 बातें आज के इस व्याख्यान में करें। जैसा कि हमने कहा कि 3 परिभाषाएं होती हैं, और उसमें जो ऐतिहासिक परिभाषा है और ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिससे प्रजातंत्र उभर कर सामने आता है, उसमें हमारी कुछ विशेषताएं हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है, उसने हमारी प्रजातंत्र की जो बुनियादी स्वरूप है, प्रजातंत्र का जो बुनियादी स्वरूप है, उसने गठन किया है। उसमें खामियां भी रह सकती हैं, उसमें अच्छाई भी है, उसमें मजबूतियां भी है, और आज हम जहां खड़े हैं शायद उन्हीं मजबूतियों के कारण खड़े हैं, और खामियां जो है हमने क्रमागत उसको दूर करने की कोशिश की है इस 70-71 साल के इतिहास में। और इसी क्रम में अगर हम देखें, प्रजातंत्र और दूसरे देशों में, विश्व के और जहाँ जहाँ प्रजातंत्र की नींव पड़ी है, जैसे इंग्लैंड में या फ्रांस में या अमेरिका में या कनाडा में, प्रजातंत्र आया कैसे? अगर हम विशद ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि प्रजातंत्र ऐसा नहीं है कि सबको एक पैकेज डील मिल गया कि आज कल सुबह से प्रजातंत्र आपके यहाँ आ जाएगा। वो सारी ऐतिहासिक एक प्रक्रियाओं से गुजरे हैं। इसी दौरान हमारी जो प्रक्रिया है, वो जैसे राजतंत्र था, मुगल है, सल्तनत है, शिवाजी का महाराष्ट्र में है, और भी छोटे छोटे राजा रजवाड़ों का राजतंत्र रहा है। उससे गुजर के फिर ब्रिटिश ने एक तरह से ब्रिटिश राजतंत्र के अंदर हमें ले आए। और 47 को अगर हमारी मुक्ति अगर हुई है, हम आज़ाद हुए हैं, तो हम किसी डेमोक्रेसी में आज़ाद नहीं। लोग सोचते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में शायद डेमोक्रेसी थी, ऐसी बात नहीं है। हम गुलाम थे और हम ब्रिटिश राजतंत्र के सब्जेक्ट थे, हम उनके ब्रिटिश राजतंत्र के सब्जेक्ट थे। और उस राजतंत्र के अंदर, जैसे राजस्थान के बहुत रजवाड़े रहे हैं, मध्य प्रदेश में 562-63 राजा रजवाड़े रहे हैं, उनकी छोटी छोटी रजवाड़े होते थे, रियासतें होती थी। तो हम तो एक तरह से दोहरी जो राजवंश वाली प्रणाली है उसके अंदर में शामिल थे। एक बड़ा इलाका ब्रिटिश इलाके में था, बाकी रजवाड़े। इस तरह से 47 में हम केवल अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए थे, एक पूरी सत्ता का जो एक स्वरूप होता है उसमें भी बदलाव आया। हम राजतंत्र से एक प्रजातंत्र में हमारा आविर्भाव हुआ है। उसी तरह और जो समाज है वो
क्रमागत रूप से इतिहास में देखें तो राजतंत्र हो या सामंतवाद हो, जैसे सिस्टम से वो सत्ता के जो स्वरूप होता है, सत्ता का स्वरूप, उससे बदलाव करके एक दूसरे समाज में आते हैं। इसलिए प्रजातंत्र कोई पैकेज डील एक दिन में नहीं आ जाता। उसी तरह जैसे हम 47 में राजतंत्र से प्रजातंत्र में आए, लेकिन उस प्रजातंत्र को पाने की जो लड़ाई है या प्रजातंत्र को ढालने की जो स्वरूप है, वो पिछले 70, 80, 100 साल से चल रहा था। और उस जो सारी जो जो प्रक्रियाएं हैं, उसको अगर आप देखें, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट्स होती थी, हमारे कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एनुअल सेशन होता था हर साल दिसंबर में देश के विभिन्न प्रांतों में। वहाँ जो डिमांड्स उठती थी और जिस तरह के नए स्वरूप की जो बात होती थी, जैसे 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो दी थी, एक तरह से भारत का पहला संविधान अगर देखा जाए तो उस रिपोर्ट में सन्निहित है, उसमें किस तरह का स्वरूप होगा। उसके बाद उस पर विशद व्याख्याएं हुई, उस पर विशद विवाद हुए, उसके बाद उसको लेकर हम आगे चलते रहे। और फिर उस तरह से जब संविधान सभा बैठी और जिस तरह से विशद विवेचनाएं हुई, आलोचनाएं हुई, विवाद हुए, तर्क हुए, किस तरह के आर्टिकल्स आने चाहिए, उस तरह से हमारा एक संविधान बना। तो जो संघर्ष रहा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का, और संघर्ष से उपजी जो नीतियां हैं, जिस तरह के समाज की संकल्पना हमने की है, उसका एक तरह से अंतर्निहित जो मूल्य है वो संविधान में निहित किए गए, और उसी संविधान के आधार पर हमारा समाज आज चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है। उसमें बदलाव की भी कोशिश होती है, अच्छी चीज़ें बदली जाती हैं, कुछ बुरी चीज़ें हटाई जाती हैं, समाज बदलता है। उस बदले हुए समाज की कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ अभिलाषाएं हैं, कुछ और उम्मीदें हैं, उनको फिर संविधान के साथ कैसे मेल मिलाव किया जाए, उसकी कोशिश होती है। राजीव गांधी अगर आप देखें तो इसी प्रक्रिया को, उस 4-5 साल का जो उनका जो एक प्रधानमंत्रित्व काल है, और उसके बाद में जो अपोजिशन लीडर के रूप में जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी या उन्होंने जो भूमिका अदा की, उसमें एक अहम भूमिका जो है वो इस ऐतिहासिक प्रजातंत्र को ऐतिहासिक रूप से स्थापित करने की जो एक हमारी जो जद्दोजहद रही है उसमें है। उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और वो है कि प्रजातंत्र, जैसे स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही अच्छा प्रजातंत्र माना जाता है, लेकिन आप अगर माने तो 1972 में महिलाओं को वहाँ वोट देने का अधिकार मिला, जबकि हमारे यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार 47 में ही दे दी गई। अतः ये कहना है कि स्विट्ज़रलैंड हमसे ख़राब डेमोक्रेसी है तो बेईमानी सी हो जाएगी। बहुत जगह हमसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं होती है, वो संस्थाएं पहले विकसित हुई, डेमोक्रेसी पहले विकसित नहीं हुई संस्थाएं। और इसमें 2-3 संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो धीरे धीरे आती गईं, और उनके आने से प्रजातंत्र का जो आधुनिक स्वरूप है वो धीरे धीरे विकसित रूप से आने आया। जैसे 2-3 चीज़ों में 2 चीज़ें मैं मुख्य रूप से रखूँगा, जिसमें राजीव गांधी ने अभूतपूर्व तरीके से भारतीय प्रजातंत्र की को मदद की। वो एक है कि विधायिका और न्यायपालिका में जो एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ये प्रजातंत्र की बुनियाद रही है। फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हो, जहाँ पर टॉमस पेन ने लिखा सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, जैसे संसद, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय, और हमारा जो संसद है या विधायिका है, इन तीनों के पावर अलग अलग होने चाहिए, और दोनों में एक चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। वो बात की बात है, लेकिन पावर अलग अलग होने चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं भारत में, वो है न्यायपालिका और कार्यपालिका एक होती जा रही है। या कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो कार्यपालिका होती है, जिसमें हमारे प्रजातंत्र में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, वह एक पद होता है। जब वो न्यायपालिका पर हावी होने लगते हैं और न्यायपालिका के बहुत सारे निर्णय जो हैं वो ऐसे दिखने लगते हैं जैसे कार्यपालिका के दबाव में आके लिए जा रहे हैं, तब ये समस्या का विषय होता है। क्योंकि प्रजातंत्र की बुनियाद जो गढ़ी गई है 1215 से शुरू हुई है, जब मैग्ना कार्टा बनी थी। डिमांड लोगों ने रखा था राजा के सामने कि आपको ये डिमांड स्वीकार करने पड़े। तब से सारी जद्दोजहद जो है, और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा जद्दोजहद यही रहा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग की जाए, क्योंकि यही दोनों समस्याओं की जड़ है। जब जो पावर जो है,
जो सत्ता जो है एक जगह संग्रहित हो जाती है, तो मनुष्य की या समाज में लोगों की या नागरिकों की जो सारे अधिकार हैं, जो सारे उनके जो नेचुरल अधिकार हैं, जो सारे जो बाद में अधिकार आए हैं, वो सारी धीरे-धीरे ख़त्म होने लगती है। और राजीव गांधी का जो जो पीरियड रहा है 84, अगर 85 से देखें से 91 तक का जो उनका सफ़र रहा है, हम देखेंगे कि बहुत समय ऐसा आया है जब ये जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का जो संकट है वो बहुत सामने आ गया था। जब जैसे शाहबानों के जो पूरा जजमेंट है, लेकिन जो भी विवाद है आप देखेंगे कि राजीव गांधी ने बहुत ही निर्णायक तरीके से विधेयिका को, संसद को और कार्यपालिका को, प्रधानमंत्री के पद को न्यायपालिका से अलग रखा और न्यायपालिका की आज़ादी बरकरार रही और उनकी न्यायपालिका की आज़ादी में उन्होंने कोई खलल नहीं डाली। यही कारण है कि उस पीरियड में जबकि बहुत सारी सोशल चर्निंग्स हो रही थी, समाज में बहुत सारे विवाद एक जगह हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे 80 से 84 के बीच में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए और उसके बाद सांप्रदायिक एक माहौल बनता रहा, लेकिन राजीव गांधी उतनी बड़ी बहुमत के साथ 415 सीटें थी उनकी राज्य संसद में, लेकिन कभी भी उन्होंने संसद को न्यायपालिका पर हावी नहीं होने दिया। इसी तरह प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री का जो पद है, उस कार्यपालिका का जो हेड है, उसको कभी भी न्यायपालिका पर ज़बरदस्ती काबिज होने का एक तरह से सार्वजनिक या व्यक्तिगत तौर पे कोशिश नहीं की। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रजातांत्रिक मूल्यों के बलवती होने का, और मेरे ख्याल से भारतीय प्रजातंत्र का इतिहास अगर लिखा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होगा, क्योंकि ये संक्रमण काल रहा है और इस संक्रमण काल में न्यायपालिका की आज़ादी ही नहीं, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो सेपरेशन होना चाहिए, जो दूरी होनी चाहिए, जिससे न्यायपालिका आज़ाद रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्यपालिका के निर्णय पर अपनी राय जाहिर करे, अपना निर्णय दे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो ऐतिहासिक धारणा है वो है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, जो प्रजातंत्र को मजबूत करती है, वो संस्थाएं कैसे विकसित होती हैं और उस संस्थाओं के सेहत पे, उस संस्थाओं की जो शक्ति होगी वही हमारे प्रजातंत्र की शक्ति होगी। जैसे एक महत्वपूर्ण विद्वान टॉकेवेली, वो अमेरिका गए, फ्रांसीसी विद्वान थे, अमेरिका गए और उन्होंने पाया कि अमेरिका में प्रजातंत्र बड़ा ही स्वस्थ है, और ये उनको आश्चर्य ये हुआ कि प्रजातंत्र की सारी लड़ाई तो फ्रांस ने लड़ी, आज़ादी फ्रांसीसी और लेकिन प्रजातंत्र, और उन्होंने पाया कि अमेरिकी प्रजातंत्र के उस समय 18वीं 19वीं सदी में सेहत वाली एक स्वतंत्र और मजबूत होने का एक बहुत बड़ा कारण था कि वहाँ की जो छोटी छोटी संस्थाएं होती थी, लोग विभिन्न तरीक़ों से विभिन्न संस्थाओं में जुड़े रहते थे, साहित्य की संस्था हो, संस्कृति की संस्था हो, और खेल कूद की संस्था हो, या एनजीओ जो आजकल एनजीओ के नाम से जाने जाते हैं, उस तरह की संस्था हो, सारे में लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो जुड़ाव है ये लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, मिड लेवल पे वहाँ की जो गवर्नेंस है, वहाँ की जो एक तरह से जो समाज को चलाने वाली संस्थाएं हैं, उनको मजबूत करती थी। आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी सारी संस्थाएं कमज़ोर होती जा रही हैं, लोकल लेवल की जो गवर्नेंस संस्थाएं कमज़ोर होती जा रही है, एक तरह से केंद्रीभूत होकर सत्ता जो है आइदर राज्य में या केंद्र में, और धीरे धीरे एक तरह से बहुत सारी जो एक तरह से गिरोह के रूप में काम करते हैं कुछ संस्थाएं, वो काबिज होती जा रही हैं इन सारों पे, जैसा कि कोई कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म हो, या फिर जैसे कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं धीरे धीरे सत्ता के केंद्रों पर काबिज हो जाती हैं, और धीरे धीरे लोग सत्ता से दूर होते चले जाते हैं, सत्ता के निर्णयों पर उनका कोई रोल नहीं होता, और जब उनका रोल नहीं होता तो सत्ता के निर्णय उन पर एक तरह से थोप दिए जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जब आंच आ जाती है, जब वो कार्यपालिका के दबाव में करती है, तो इस तरह के निर्णयों पर जनता के पास
और कोई दरबार खाली नहीं होता, और कोई रास्ता नहीं होता। और इस तरह से प्रजातंत्र धीरे धीरे अपनी एक बहुत सारे समाज में होता है। ऐसा नहीं है कि प्रजातंत्र कभी ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे जगह, जर्मनी उदाहरण है, इटली उदाहरण है, फ्रांस उदाहरण है, स्पेन उदाहरण है, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्री उदाहरण है। बहुत सारी जगह प्रजातंत्र ख़त्म भी हुई हैं। तो इस जो समस्या है प्रजातंत्र को मजबूत करने की, राजीव गांधी का एक बहुत बड़ा, अगर हम देखा जाए तो आज़ाद भारत में 47 से लेकर अभी तक के भारत में जो लोकल, जो एकदम नीचे की जो संस्थाएं, गांव की जो संस्थाएं, उनको मजबूत करने में दो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दो लोगों ने अदा की है। वो है जवाहरलाल नेहरू ने जब 1950 में उन्होंने सोचा कि गांव तो अगर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और उद्योग बनेंगे, पंचवर्षीय प्रोग्राम में बहुत सारे विकास के नए आयाम खुलेंगे, तो गांव का निर्माण कैसे हो, गांव का पुनर्संगठन कैसा हो, गांव जो एक मृतप्राय से होने वाले हो तो उनको पुनर्जीवित कैसा किया जाए। उस दौरान उन्होंने जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो लाए। और आज जो एक पोस्ट होता है बीडीओ, और ये जो सारे सर्कल ऑफिसर बीडीओ वगैरह जो है, इससे जो नई तरीके से जो एक पुनर्निर्माण किया गया गांव का, जो गांव के पुनर्जीवित करने के लिए, वो 1950 के आसपास से शुरू हुआ। और धीरे धीरे लेकिन 62 तक नेहरू जी को खुद लगने लगा कि वहाँ कुछ बहुत सारी कमियां रह गई हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रकल्प आया है वो राजीव गांधी ने 1985 से शुरू किया, जो उन्होंने गांव जो ग्रामीण PRI जिसको कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संस्थाओं को एक तरह से मजबूत करने का, और जो सारी हमारी विकास की योजनाएं हों और सांस्कृतिक योजनाएं हों, किसी तरह से पंचायती राज्य के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट से और नीचे जाकर वहाँ उनको वास्तविक रूप से शक्ति देकर उनको पावरफुल करने का जो सारा आप कहते हैं सारी प्रकल्प, सारी योजनाएं, उसके लिए उन्होंने करीब लगभग 2 साल में 400 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिस्ट्रिक्ट में लोगों से मिले, पंचायती राज कार्यकर्ताओं का बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने डिस्कशन की, लोगों को, बुद्धिजीवियों को उसमें शामिल किया। और इस तरह से जो बाद में 73वें संविधान संशोधन के रूप में जो आया, उसका वास्तविक प्रकल्प राजीव गांधी ने अपने 4 साल 5 साल के जो उन्होंने इसके लिए जो जद्दोजहद की उसमें शामिल रहा। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं, और ख़ासकर भारत में पंचायती राज संस्थाएं एक तरह से प्रजातंत्र की रीढ़ के रूप में काम कर सकती हैं, करती आई थी, करेंगी। और यही कारण है कि राजीव गांधी का जो पूरा का जो प्रयत्न रहा है पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने में, उनको एक तरह से सांविधानिक रूप से सशक्त करने में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये दो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हमने कही, न्यायपालिका और कार्यपालिका का एक तरह से सेपरेशन, अलग होना, और राजनीतिक रूप से जो पंचायती राज संस्थाओं का एक तरह से संवैधानिक रूप से उनको सशक्त करना, ये दोनों जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, राजीव गांधी ने एक तरह से दिशा निर्देश दिया कि इस तरह से होना चाहिए। अब प्रजातंत्र, इलेक्शन और प्रजातंत्र को आजकल एक तरह से लगभग ऐसा लगता है कि इलेक्शन और प्रजातंत्र एक ही चीज़ है। लेकिन आपको याद दिलाऊं कि 1952 इलेक्शन, जब 50 से 52 के इलेक्शन के दौरान नेहरू जी यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपने आप को बैठा, जब उन्होंने वहाँ पाया, उनकी जो युक्ति थी, उन्होंने लिखा अपने दोस्त को कि भारतीय इलेक्शन में भारतीय समाज की जितनी बुराई हैं वो सामने दिखने लगती है। उनको इलेक्शन और डेमोक्रेटिक स्पिरिट में कोई ऐसा नहीं लगा कि इलेक्शन ही डेमोक्रेसी है। वो आज भी उतना ही सत्य है कि इलेक्शन ही डेमोक्रेसी नहीं होती है।
इलेक्शन प्रजातंत्र नहीं है। इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इलेक्शन ही के लिए लड़ाई होती है प्रजातंत्र में, लेकिन प्रजातंत्र को इलेक्शन से जोड़ देना मेरे ख्याल से उतनी युक्ति नहीं है। प्रजातंत्र जो है वो इस तरह से जो संस्थाओं की लड़ाई है, संस्थाएं जिसमें प्रजातंत्र की जान बसती है, उनमें प्रजातंत्र को देखना है। वही हमारे जो समाज में एक रास्ता है, जिस समाज में एक वोट, एक जो पावर वाली जो बात है कि एक व्यक्ति का एक वोट वो एक पावर देता है, एक उसकी आइडेंटिटी है, वो संस्थाएं देती है, संस्थाओं को वो देते हैं। और इलेक्शन जिस तरह से प्रजातंत्र की एक तरह से जान कही जाती है, वो जान इन संस्थाओं में बसती है और इस संस्थागत एक तरह से जो परिकल्पना होती है प्रजातंत्र की, वहाँ बसती है। राजीव गांधी ने उस परिकल्पना को बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ा एक मौका दिया था, उसको एक जान दी थी, और उस जान को संजोए रखना हमारा कर्तव्य है। एक तीसरी जो बहुत बड़ी भूमिका है राजीव गांधी की, वो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं, वो है कि प्रजातंत्र हिंसा के वातावरण में नहीं पनप सकता। प्रजातांत्रिक मूल्य जो है वो हिंसा में नहीं चल सकते। हिंसा और प्रजातांत्रिक मूल्यों का एक स्वविरोध है, अपने आप में दो एक साथ नहीं है। और राजीव गांधी ने पूरी कोशिश की अपने आंतरिक विषयों में, भारत के आंतरिक विषयों में, और विश्व के जो मौजूदा हालात थे उस वक्त, उस विषय पे उन्होंने शांति की प्रमुखता सबके सामने लाई। उन्होंने पंजाब समस्या, जब जिसके कारण उनकी माँ की हत्या हुई थी, खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, असम में मूवमेंट चल रहा था, मिजोरम में मूवमेंट चल रहा था, गोरखालैंड में मूवमेंट चल रहा था, और सारी और दूसरी जगह श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ पूरा अत्याचार हो रहा था। उसी तरह 80 का दशक जो है, न्यूक्लियर आर्म्स की जो लड़ाई है, वो अमेरिका और रशिया की लड़ाई, और उस तरह से अफ़गानिस्तान और बाकी सारे जगह पे जो एक तरह से हिंसा का वातावरण बन रहा था, उसमें उन्होंने एक तरह से बहुत ही सशक्त रूप से योगदान दिया और हिंसा के खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ी ना। हिंसा और पंजाब उन्होंने समझा इसका मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होता, राजनीतिक सॉल्यूशन के रूप में उन्होंने कोशिश की। असम उन्होंने अगेन राजनीतिक समस्या, उसको मिलिट्री या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं मान के राजनीतिक समस्या के रूप में उसको सुलझाने की कोशिश की। गोरखालैंड उन्होंने राजनीतिक समस्या के रूप में उसको सुलझाने की कोशिश की। मिजोरम उन्होंने समझौता किया, लालडेंगा और लोग जो वहाँ पर थे उसके साथ समझौता करने की कोशिश की। श्रीलंका में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए जिसके भारत को काफ़ी भारी मूल्य चुकाना पड़ा, राजीव गांधी की हत्या तक हो गई, और उसमें उन्होंने राजनीतिक तौर पर उसको सुलझाने की कोशिश की। 6 कंट्रीज़ डिज़ार्मामेंट के 6 कंट्री का जो एक अनाउंसमेंट था, एक बहुत बड़ी, एक साथ उन्होंने 6 महाद्वीपों के बड़े बड़े देशों ने एक तरह से न्यूक्लियर डिज़ार्मामेंट की एक तरह से घोषणा की, डिमांड रखी। उसी तरह अमेरिका के साथ उन्होंने संबंध सुधारे और अमेरिका और रशिया के दोनों को सामने लाए, आपस में एक तरह से मित्रवत लाने की। गोरबाचेव अभी आए थे और राजीव गांधी ने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा के उनके बहुत सारे जो बात के विचार हैं, हम देख सकते हैं कि राजीव गांधी का भी उसमें जरूर से योगदान रहा होगा। तो हिंसा का जो वातावरण है वो प्रजातंत्र के एकदम ही खिलाफ जाता है, और कोई भी शक्ति जो हिंसा का प्रचार करती हो वो मूलतः प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरोध का प्रचार करती हो। और हम देखते हैं बहुत समय कि जो शक्तियां प्रजातंत्र के विरोध में हैं वो हिंसा के पक्ष में होती हैं। इसलिए राजीव गांधी ने बहुत कोशिश की उस 4-5 साल के दौरान, और इवन उसके बाद भी जब वो विपक्ष में आए, उन्होंने हमेशा हम पाते हैं कि उन्होंने कभी भी रिवेंज की एक तरह से मुहिम नहीं चलाई कि मुझे बदला लेना है। उनके खिलाफ बहुत सारी बातें हुई बोफोर्स को लेकर, और भी सारी। उन्होंने कभी भी इस तरह का संवाद जो है, इस तरह की जो भाषा है, उन्होंने
राजनीति के रूप में सामने नहीं लाए। विरोध का एक तरह से जो राजनीति थी उसमें रिवेंज की राजनीति नहीं हुई। हिंसा का प्रलेप नहीं चढ़ाया किसी पे। और हिंसा और प्रजातंत्र का जो मैंने एक तरह से कनेक्शन कहा, वो भी ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें, हिंसा जहाँ जहाँ बलवती हुई है, प्रजातंत्र वहाँ वहाँ कमज़ोर हुआ है। और इस तरह से राजीव गांधी और हिंसा के खिलाफ मुहिम वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के वातावरण में, जहाँ विश्व में लगभग हर समाज में, हर जगह एक तरह से हिंसा बलवती हो रही है। उस दौरान हमारे समाज ने बहुत हिंसा का वातावरण बहुत ढोया है पिछले 4-5 सालों में। इसके पहले भी हम सांप्रदायिक दंगों के रूप में, उधर सेपरेटिस्ट मूवमेंट के दौरान हमने बहुत झेला है। हम ऐसे सब जो भारतीय उपमहाद्वीप है, पाकिस्तान ने अपने प्रधानमंत्री खोए हैं, हमने अपने 2-2 प्रधानमंत्री खोए हैं, इसके अलावा भी कितने नेता खोए हैं, हमने कितने यूथ खोए हैं नॉर्थ ईस्ट में, हमारे अपने देश में, सांप्रदायिक दंगों के कश्मीर में, हमारे जो आसपास के देशों में भी, क्योंकि हम एक तरह से आदर्श गढ़ते हैं। भारत एक तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान सबके लिए आदर्श के रूप में जाना जाता है। हम जो कुछ करते हैं उस समाज में उसका प्रतिफलन होता है। अतएव हम अगर हम हिंसा के खिलाफ एक समाज गढ़ते हैं तो इन समाजों में भी इसका प्रतिफलन होता है। और इस हिंसा और प्रजातंत्र एक तरह से गड्ढमड्ढ हैं एक साथ। इसलिए राजीव गांधी का जो योगदान रहा है हमारे प्रजातंत्र को मजबूत करने में, उसमें संस्थाओं का विकास, पंचायती राज संस्थाओं के रूप में, न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो एक तरह से सेपरेशन होना चाहिए, एक तरह से एक दूसरे से अलग होकर अपना काम करने की जो प्रणाली है, साथ में उनमें समन्वय तो हो लेकिन स्वतंत्रता भी हो, इसको भी उन्होंने एक तरह से प्रश्रय दिया अपने काल में। 415 सीटों का बहुमत उनके पास थी, लेकिन कभी भी उन्होंने उनको हावी नहीं होने दिया अपने इस प्रजातांत्रिक मूल्य को बचाए रखने के लिए। और अहिंसा के खिलाफ एक जो मुहिम है, राजनीतिक मुहिम है, उसको चलाए रखने के लिए मैं आज के इस व्याख्यान में इन तीनों जो संस्थागत जो प्रजातंत्र की मूल्यों को संभाल के रखते हैं, इस पर राजीव गांधी का अभूतपूर्व योगदान हमारे इतिहास में, हमारे समाज में और हमारे देश को आगे ले जाने में रहा है। इन सबके साथ धन्यवाद।